इसमें कोई शक नहीं कि महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता अजित पवार का एनसीपी के अन्य विधायकों के साथ शिंदे बीजेपी सरकार में शामिल हो जाना महाविकास आघाड़ी के लिए एक बड़ा झटका है। हालांकि अजित पवार के साथ कुल कितने विधायक गए हैं ये अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन इस विभाजन से एनसीपी और महाविकास आघाड़ी को झटका जरूर लगा है। शिवसेना के विभाजन के बाद एनसीपी एमवीए में संख्यात्मक रूप से सबसे मजबूत भागीदार बन गई थी और यही पार्टी वैचारिक मतभेदों के बावजूद शिवसेना और कांग्रेस को एक साथ लेकर आई थी। नेशनल पॉलिटिक्स के नजरिए से भी इसने विपक्ष को बैकफुट पर ढकेल दिया है। आखिरकार राष्ट्रीय विपक्ष के गणित का एक बड़ा हिस्सा महाराष्ट्र में एमवीए के अंक गणित पर निर्भर था। हालांकि इसने देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस को एक मौका भी दे दिया है। आइए जानते हैं कैसे। इसके 5 पहलू हैं। पहला पहलू, कांग्रेस अब एमवीए में सबसे बड़ी पार्टी है। यह स्पष्ट नहीं है कि एनसीपी के 53 विधायकों में से कितने पार्टी से अलग हो गए हैं। हालांकि इसकी पूरी संभावना है कि एनसीपी की सीटें अब कांग्रेस से कम हो जाएंगी, जिसके पास अभी 45 विधायक हैं। पिछले साल एकनाथ शिंदे के अलग होने के बाद उद्धव ठाकरे की शिवसेना पहले ही 17 सीटों पर सिमट गई है। इसलिए महाराष्ट्र विधानसभा में सबसे बड़ी विधायकों की संख्या के साथ कांग्रेस अब महाविकास आघाड़ी में सबसे बड़ा दल बनने के लिए तैयार है। अब कांग्रेस पार्टी विपक्ष के नेता पद के लिए दावा कर सकती है, लेकिन फिलहाल उसने शरद पवार के वफादार विधायक एनसीपी के जितेंद्र अवहाद को कार्यवाहक विपक्षी नेता के रूप में नामित करने दिया है। अब बात करते हैं दूसरे पहलू की। कांग्रेस ने खुद को सबसे स्थिर एमवीए पार्टी के रूप में साबित किया। जब 2019 में एमवीए का गठन हुआ था तो कई पर्यवेक्षक कहते थे कि कांग्रेस गठबंधन की सबसे कमजोर कड़ी है। 4 साल बाद ग्रैंड ओल्ड पार्टी तीनों पार्टियों में सबसे स्थिर साबित हुई है। शिवसेना और एनसीपी के विपरीत इसके 45 विधायकों में से किसी ने भी अभी तक बगावत नहीं की है, बल्कि कांग्रेस ने 2023 की शुरुआत में एक कड़े मुकाबले में पुणे में बीजेपी के गढ़ कस्बा पेट पर कब्जा करके अपनी सीटें 44 से बढ़ाकर 45 कर ली थी। अशोक चौहान और बाला साहेब थोराट जैसे बड़े कांग्रेस नेताओं के संभावित बाहर निकलने की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन उनमें से किसी ने भी कांग्रेस नहीं छोड़ी। राष्ट्रीय दृष्टिकोण से भी जबकि कांग्रेस को पिछले 9 सालों में अपने हिस्से में ज्यादा फेलियर्स का सामना करना पड़ा है, उसने यही दिखाया है कि दल बदल के बावजूद खुद को कैसे पुनर्जीवित किया जाता है। ये उससे स्पष्ट जिस तरह से कांग्रेस ने इस साल शुरुआत में कर्नाटक में जीत हासिल की और मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व वाले विभाजन के बाद फिर से खड़ी हो गई है। अब इसका तीसरा पहलू है पूरे महाराष्ट्र में उपस्थिति। कांग्रेस एमवीए में एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसकी पूरे महाराष्ट्र में उपस्थिति है। विदर्भ में शिवसेना और एनसीपी दोनों ऐतिहासिक रूप से कमजोर रही हैं। अपने अपने विभाजन के बाद वे अलग अलग क्षेत्रों में और भी कमजोर हो गई हैं। उदाहरण के लिए उद्धव ठाकरे की सेना मुंबई पर बहुत अधिक निर्भर हो गई है, जहां उसके अधिकांश विधायक वफादार बने हुए हैं। एनसीपी अन्य क्षेत्रों की तुलना में पश्चिमी महाराष्ट्र में ज्यादा मजबूत रही है। ये देखना अभी बाकी है कि विभाजन के बाद क्षेत्र में पार्टी संगठन का क्या होता है, क्योंकि पिछले कुछ समय से अजित पवार वहां की कमान संभाल रहे हैं। कांग्रेस के लिए अब रणनीति राज्य में एक मजबूत नेतृत्व पेश करने की होगी। इसमें राज्य इकाई के अध्यक्ष नाना पटोले, पूर्व प्रमुख बाला साहेब थोराट और पूर्व सीएम अशोक चौहान के बीच संतुलन बनाना होगा। साथ ही सुनील केदार, सतेज बंटी पाटिल और प्रणीत शिंदे जैसे युवा नेता और होनहार नेताओं को भी प्रमुखता देनी होगी। इसका चौथा पहलू है आधार। दलित, मुस्लिम और मराठा मतदाताओं के मजबूत समर्थन के साथ कांग्रेस का ऐतिहासिक रूप से महाराष्ट्र में विविध आधार रहा है। हालांकि समय के साथ एनसीपी मुख्य मराठा पार्टी के रूप में उभरी और शिवसेना का भी उसमें दबदबा बढ़ा। एनसीपी के टूटने और सेना के कुछ मराठा चेहरों के दूर जाने से अब कांग्रेस को अपना खोया हुआ समर्थन वापस पाने का मौका मिल गया है। हालांकि कांग्रेस के लिए अवसर मराठा मतदाताओं से परे है। कांग्रेस और बाद में एनसीपी में मराठा वर्चस्व ने बीजेपी को 1990 के दशक के दौरान खासकर दिवंगत गोपीनाथ मुंडे के नेतृत्व में ओबीसी मतदाताओं के बीच बढ़त हासिल करने में मदद की थी। लेकिन अब बीजेपी मराठों को लुभाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। इसका उदाहरण यह है कि कैसे उसने राज्य में एक मराठा सीएम और अब डिप्टी सीएम बनाया है। चूंकि शिंदे, पवार और देवेंद्र फडणवीस सभी प्रमुख जातियों से हैं, इससे कांग्रेस के पास ओबीसी और दलितों को लुभाने का मौका है। महाराष्ट्र में ओबीसी का बीजेपी को ठीक ठाक समर्थन मिलने के बावजूद आरोप लगते रहे हैं कि पार्टी उन्हें उनका हक नहीं दे रही है। वरिष्ठ ओबीसी नेता एकनाथ खड़से ने बीजेपी और खासकर देवेंद्र फडणवीस पर ओबीसी को दरकिनार करने का आरोप लगाया है। ऐसे आरोपों को संबोधित करने के लिए ही बीजेपी ने एक ओबीसी चंद्रशेखर बावनकुले को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नामित किया। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि एक खालीपन है जिसका अभी भी फायदा उठाया जा सकता है। अगर कांग्रेस उस दिशा में कड़ी मेहनत करती है और एक मजबूत ओबीसी नेतृत्व को बढ़ावा देती है तो ये कांग्रेस के फायदे में होगा। यही बात दलितों पर भी लागू होती है। एनसीपी और कांग्रेस में मराठा वर्चस्व ने बीजेपी
विभिन्न आरपीआई गुटों और बाद में प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी को कांग्रेस के दलित वोट बैंक में सेंध लगाने का मौका दिया था। अब कांग्रेस के पास इस वर्ग में अपना समर्थन दोबारा से हासिल करने का मौका है। हाल ही में कई राज्यों में कांग्रेस के लिए दलित समर्थन फिर से जुटने लगा है। सर्वे के अनुसार पार्टी हाल के कर्नाटक चुनावों में लगभग 60% दलित वोट हासिल करने में सफल रही थी और सर्वे से ही पता चलता है कि मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस के लिए दलित समर्थन में बढ़ोतरी हुई है। अब बात करते हैं इसके पांचवें और आखिरी पहलू की, जो है एमवीए की पुनः कल्पना। अजीत पवार के जाने से अब एमवीए की फिर से कल्पना करने की गुंजाइश मिल गई है। अब तक एनसीपी उस गठबंधन का आधार रही है जो वैचारिक विरोधियों शिवसेना और कांग्रेस को एक साथ लेकर आई। एनसीपी और खास तौर पर शरद पवार उस भूमिका को निभाते रहेंगे, लेकिन अजीत पवार के बाहर निकलने से अब कांग्रेस को एक बड़ी नेतृत्व भूमिका निभाने का मौका मिलेगा। कांग्रेस को उद्धव ठाकरे को अपने पक्ष में रखने के लिए और कोशिशें करनी होंगी। विनायक दामोदर सावरकर जैसे मुद्दे वैचारिक मतभेदों के बावजूद ठाकरे और कांग्रेस अब तक सौहार्दपूर्ण समीकरण बनाए रखने में कामयाब रहे हैं। अब जब बीजेपी पर सेना और एनसीपी दोनों में फूट डालने का आरोप लग रहा है, तो बीजेपी को हराना उद्धव ठाकरे और शरद पवार, सुप्रिया सुले के लिए अस्तित्व का सवाल बन गया है। उनके लिए कांग्रेस के साथ काम करना ही एकमात्र विकल्प है। एमवीए की फिर से कल्पना करने का एक और पहलू है प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी। प्रकाश अंबेडकर एनसीपी, खासकर अजीत पवार के कड़े आलोचक रहे हैं और पिछले कुछ समय से भविष्यवाणी करते रहे हैं कि एनसीपी बीजेपी में शिफ्ट हो सकती है। अजीत पवार के बाहर निकलने के साथ अंबेडकर सही साबित हो गए हैं। अंबेडकर सैद्धांतिक रूप से उद्धव ठाकरे की सेना के साथ गठबंधन के लिए सहमत हो गए हैं। उन्हें कांग्रेस से भी कोई खास दिक्कत नहीं है। ये वो एनसीपी है जिसके खिलाफ प्रकाश अंबेडकर रहे हैं। आंशिक रूप से ऐसा इसलिए है क्योंकि एनसीपी को प्रमुख जाति हितों को मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए देखा जाता है। एनसीपी के अब कमजोर होने के साथ एमवीए के भीतर प्रकाश अंबेडकर के वंचित बहुजन अघाड़ी को शामिल करने की गुंजाइश अब बढ़ गई है। ये याद रखना चाहिए कि इस पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में कई सीटों पर कांग्रेस एनसीपी गठबंधन को काफी नुकसान पहुंचाया था। एमवीए और वंचित बहुजन अघाड़ी का एक साथ आना दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद होगा।